हेलो दोस्तों, मेरे वी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पार्थ एकेडमी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वाली सीरीज में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे पढ़े हैं। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, हम लोगों ने वैदिक सभ्यता पढ़ा। उसके बाद जो हम लोगों ने रुख किया था वो जैनिज्म और बौद्धिज्म धर्म का था। हम लोगों ने एक प्रमुख एक टॉपिक यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया जिसका नाम था 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद में हमें जो एक सबसे शक्तिशाली एक महाजनपद देखने को मिला था उसका नाम था मगध। और मगध में हमें मुख्य रूप से जो एक साम्राज्य देखने को मिला था उसका नाम था मौर्य साम्राज्य। मैं क्लास में मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्लास ला चुका हूं और पूरा संपूर्ण मौर्य काल यही यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जब बारी है गुप्त काल को पढ़ने की, चलिएगा बिगर किसी देरी से गुप्त काल के हम लोग क्लास को जो प्रारंभ होगी। और आप सभी जानते हैं कि ये वाला जो मैंने प्रश्न आप सभी को होमवर्क में दिया था और मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछ लिया था कि एक यूनानी लेखक, कौन सा लेखक हुआ, एक यूनानी लेखक हुआ जिसने एक यूनानी लेखक जस्टिन जस्टिन ने किसको, सेंट्रोकोटस, एक कोटस और एक सेंट्रोकोट्स, ये दोनों टाइटल निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। सम्राट अशोक को क्या प्राप्त है यहाँ पर देख रखा है, या फिर बिंदुसार को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या समुद्रगुप्त को। आप सभी को याद होना चाहिएगा ये दोनों टाइटल जस्टिन ने किस शासक को दिए हैं, तो फिर राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को यहाँ पर दिए हैं। देखिएगा यदि सवाल पूछ लेगा कि यहीं पर मौर्य वंश का, ये जो मौर्य वंश है इसी मौर्य वंश का संस्थापक कौन माना गया, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था उसका नाम हुआ करता था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। आप सभी को याद होना चाहिएगा। वहीं पर इसी मौर्य वंश का जो लास्ट रूलर कौन हुआ, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी और मौर्य वंश, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर वृहदस्थ राइट आंसर होगा। यानी मौर्य वंश का जो संस्थापक माना गया वो चंद्रगुप्त मौर्य था और वहीं पर मौर्य वंश का जो लास्ट रूलर माना गया तो फिर उस शासक का नाम क्या हुआ करता था, वृहदस्थ हुआ करता था। तो मौर्य काल, इसी मौर्य वंश ने लगभग भारत पर 137 सालों तक क्या किया था, जो मगध क्षेत्र हुआ करता था उस पर क्या किया था, लगभग शासन किया था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। यहाँ पर हम लोगों से बिंदुसार दे के रखा है। देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ और इसी चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हुआ करता था जिसका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार को किस किस नाम से जाना जाता है, आप सभी को यहाँ पर यहाँ पर होना चाहिएगा। इसे जो तो अमित्र घात के नाम से, यहाँ पर अमित्र घात के नाम से, एक यहाँ पर इसे सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, इसे सिंहसेन नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर बिंदुसार को आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि इसे बिंदुसार को यहाँ पर भद्रसार, किस नाम से, भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जेकोर है यहाँ पर टाइटल प्राप्त है, इसे पिता का पुत्र, पिता का जो पुत्र, ये पिता का पुत्र व पुत्र का पिता, वह पुत्र का जो पिता है, यह टाइटल पे बिंदुसार को यहाँ पर क्या है, प्राप्त है। आप सभी को राइट यहाँ पर याद होना चाहिएगा। लेकिन हम लोगों से जो सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था कि एक यूनानी लेखक हुआ जिसका नाम था जस्टिन, जस्टिन ने किसे ये दो टाइटल सेंट्रोकोटस और सेंट्रोकस दिए थे, तो फिर राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त को ये दोनों उपाधियां यहाँ पर क्या है, प्राप्त है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड हम लोगों को जो पहला प्रश्न यहाँ पर देख रखा है, हम लोगों को यहाँ पर दिया है, हम लोगों को जो यहाँ पर दिया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन माना गया, यानी हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। आप लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय को यहाँ पर समझा होगा। यदि आप लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय को समझा है तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, यहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी हुआ करती है, इसका नाम था प्रभावती गुप्त। कौन हुई, प्रभावती गुप्त हुई। और प्रभावती गुप्त एक पूना में, कहां पर माय डियर स्टूडेंट, एक पूना में एक ताम्रलेख में लिखती है। इसी पूना के ताम्रलेख में लिखती है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक का श्रेय दिया जाना चाहिएगा वो श्रीगुप्त को दिया जाना चाहिएगा। तो यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा
कि गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन माना गया, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर राइट आंसर यहाँ पर श्रीगुप्त होना चाहिएगा। लेकिन ये भी याद यहाँ पर होना चाहिएगा कि ये जो यहाँ पर प्रभावती गुप्त हुई, प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक के साथ हुआ था, इनका विवाह किस शासक के साथ हुआ, तो फिर एक वाकाटक वंश, कौन सा वंश देखने को मिला, हमें एक वाकाटक वंश देखने को मिला। और ये जो वाकाटक वंश का एक शासक हुआ करता जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, कौन हुआ, रुद्रसेन द्वितीय। तो यह रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह हुआ था प्रभावती गुप्त का, आप सभी को याद होना यहाँ पर चाहिएगा। लेकिन यहीं पर गुप्त वंश का, यहीं पर गुप्त वंश का यदि वास्तविक संस्थापक, यदि वास्तविक संस्थापक का नाम पूछ लेगा तो फिर राइट आंसर क्या होना चाहिए, वास्तविक संस्थापक, तो फिर यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम होगा। क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम होगा। तो चंद्रगुप्त की द्वितीय की बेटी हुई प्रभावी गुप्त, और प्रभावी गुप्त पूना में एक ताम्रलेख में लिखती है कि प्रभावती गुप्त के अनुसार जो गुप्त वंश का जो संस्थापक माना गया वो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किस शासक को माना गया, फिर राइट आंसर होगा यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को। यहीं पर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक क्या किया गया है, माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है, हम लोगों को दे के रखा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने गुप्त संवत प्रचलित किया था। यह जो गुप्त संवत प्रचलित किया था, यह गुप्त वंश के किस शासक के द्वारा यहाँ पर प्रचलित किया गया था। आप सभी को याद होना चाहिए कि गुप्त वंश का ये जो गुप्त वंश हुआ, यहीं पर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम क्या माना गया, यहाँ पर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। पहली बात तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यहीं पर ये जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्याभिषेक हुआ था, तो राज्याभिषेक के समय काल में यहीं पर चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यहाँ पर गुप्त संवत को क्या किया गया था, गुप्त संवत को प्रारंभ किया गया था। और गुप्त संवत कब प्रारंभ किया गया था यदि सवाल पूछ लेगा, तो लगभग 320 आपके एडी में भारत में हमें गुप्त संवत देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर गुप्त संवत के बाद एक याद कर लेना, एक बौद्ध संवत, एक बौद्ध संवत भी आप सभी को याद होना चाहिएगा। और बौद्ध संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 544 बीसी में हम लोगों को गौतम बुद्ध के समय काल में एक बौद्ध संवत हम लोगों को प्रारंभ होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर जैन संवत, कौन सा संवत, हम लोगों को एक जैन संवत देखने को मिलेगा जो 528 बीसी के समय काल में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर एक विक्रम संवत देखने को मिला। कौन सा संवत, विक्रम संवत। और विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था, तो जवाब होगा 57, ये 57 यहाँ पर 57 बीसी के समय काल में हम लोगों को विक्रम संवत देखने को मिला। जवाब यदि सवाल पूछ लेगा कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो शक संवत 78 आपके एडी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर यदि आप लोगों को ये मैंने अभी आपको बताया गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था 320 एडी में भारत में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। यदि सवाल पूछ लेगा कि हर्ष संवत, कौन सा संवत, हर्ष संवत, जब हर्षवर्धन दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया था, तो हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ था, हर्षवर्धन के राज्याभिषेक के समय काल में ही हमें हर्ष संवत 606 आपके एडी में देखने मिला। यहीं पर हम लोगों को हिजरी संवत, कौन सा संवत आप लोगों को याद रखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, हिजरी संवत प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर 622 एडी में हम लोगों को हिजरी संवत यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये प्रमुख हम लोगों को संवत देखने को मिले। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कि गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था, तो गुप्त संवत के शासक के समय काल में प्रारंभ हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय काल में प्राप्त हुआ, ये प्रारंभ हुआ। और कब प्रारंभ हुआ था, लगभग 320 एडी में इसको श्रेय दिया जाता है। और यहीं पर चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की यहाँ पर उपाधि भी प्राप्त की गई थी। महाराजा धीराज की यहाँ पर उपाधि भी प्राप्त की गई थी। आप सभी को याद यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, गुप्त वंश से हमें जो नेक्स्ट जो यहाँ पर देख रखा है कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त, ये जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है। अब देखिएगा
यदि आप लोगों को ये याद होना चाहिएगा कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, तो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में जो लेख लिखे जाते हैं उसे प्रशस्ति कहा जाता है। तो प्रशस्ति का मतलब आप लोग समझे, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा पर जो आपने लेख लिख दिए उसे हम लोग प्रशस्ति बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हमें कि रचयिता कौन है, यहाँ पर हम लोगों से सवाल पूछा है। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा हरिसेन इसके रचयिता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हरिसेन माने जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को रवि कृति दे के रखा है। रवि कृति कौन हुआ करते थे? तो आप सभी को यह भी याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर एक पुलकेशिन द्वितीय, कौन? पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय करके एक शासक हुआ, और यहीं पर पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबार में मंत्री हुआ करते थे, यहीं पर इसी पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबार में मंत्री हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था रवि कृति। क्या नाम हुआ करता था? रवि कृति उनका नाम हुआ करता था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की क्या की गई है? रचना की गई है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, एक चीनी यात्री फाहियान किस गुप्तकालीन शासक के दरबार में आया था? और यह पहला चीनी यात्री था जो भारत में प्रवेश कर रहा है। और यह चीनी यात्री किसके दरबार में मुख्य रूप से भारत में यह आया था? फिर यदि आप लोगों को चार ऑप्शन दे के रखे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। इस सवाल का राइट आंसर होगा कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में, यानी ये जो फाहियान आया था, ये जो फाहियान आया था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में क्या आया था? भारत में आया था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। यहाँ पर एक हेनसांग आया था। कौन आया था? एक हेनसांग चीनी यात्री आया था। तो ये हेनसांग आप सभी को याद होना चाहिएगा, ये राजा हर्षवर्धन के समय काल में, राजा हर्षवर्धन के समय काल में क्या आया था? ये भारत में आया था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। वही यहाँ पर एक निकोलो कोंटी, कौन? निकोलो कोंटी करके एक विदेशी यात्री, निकोलो कोंटी करके एक विदेशी यात्री के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जो हमें साउथ में एक विजयनगर साम्राज्य देखने को मिला, वही विजयनगर साम्राज्य के एक शासक हुए, शायद सालू वंश हुआ करता था। तो सालू वंश का एक शासक हुआ देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के दरबार में आया। उसके बाद में यहाँ पर एक शासक, एक विदेशी यात्री, इसका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो ये जो अब्दुल रज्जाक हुआ था, यह देवराय द्वितीय के समय काल में आया। देवराय द्वितीय के समय काल में ये विजयनगर में प्रवेश कर रहा है। वहीं पर यहाँ पर एक डोमिंगो फेस, कौन? डोमिंगो फेस। तो डोमिंगो फेस किसके समय काल में आया? तो फिर राइट आंसर होगा कि यह यहाँ पर श्री कृष्ण देवराय के समय काल में यह भारत में आया था। अब देखिएगा, हमें यहाँ पर सवाल हम लोगों से केवल ये पूछा था कि फाहियान किसके समय काल में भारत आया था। तो फिर राइट आंसर होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आया था। ये देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और श्री कृष्ण देवराय कौन हुआ करते? देखिएगा, हमें जो साउथ में एक विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलेगा, यह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हमें चार वंश हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और जो चार वंश हुआ करते थे, पहला हम लोगों को यहाँ पर संगम वंश देखने को मिला। कौन सा वंश देखने को मिला? संगम वंश। और दूसरा हमें जो यहाँ पर सालू वंश, कौन सा वंश देखने को मिला? सालू वंश देखने को मिला। और जो तीसरा हम लोगों को यहाँ पर तालु वंश देखने को मिला। कौन सा वंश देखने को मिला? तालु वंश हम लोगों को देखने को मिला है। और जो चौथा अंतिम वंश जो हमें विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो देखने को मिला था, जिसका नाम हुआ करता था यहाँ अरावीडु वंश। कौन सा वंश देखने को मिला? तो फिर राइट आंसर होगा अरावीडु वंश हम लोगों को देखने को मिला। और ये जो अरावीडु वंश हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था, ये जो सालू वंश हुआ करता था, सालू वंश में हम लोगों को देवराय प्रथम, यहाँ पर देवराय प्रथम देखने को मिले। और इसी सालू वंश में हमें देवराय द्वितीय यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये तालु वंश देखने को मिला था, यहीं पर हमें श्री कृष्ण देवराय का समयकाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये विजयनगर साम्राज्य से आप सभी को याद होना चाहिएगा। फाहियान पूछा था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समयकाल में क्या आया था?
भारत में आया था। आप सभी को इतना इशारा याद होना चाहिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से सवाल पूछ लिया गया है कि यहाँ पर या आपके स्कंद गुप्त के बारे में आपको संदर्भ में दो ऑप्शन दे के रखे हैं और इसमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही हम लोगों को कथन दे के रखा है। या आपके स्कंद गुप्त ने अपने सौतेले भाई पुरुगुप्त को पराजित किया था। यह बात बिल्कुल सही है कि आपके स्कंद गुप्त ने क्या किया था, अपने सौतेले भाई पुरुगुप्त को पराजित किया और उसके बाद यह क्या बन चुका था, गुप्त वंश का शासक बन गया था। यह बात बिल्कुल सही देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिलती है। लेकिन फिर जो सेकंड ऑप्शन देख रखा है कि आपके स्कंद गुप्त ने पुष्य मित्रों को पराजित किया, और पुष्य मित्रों को जब यह पराजित कर रहा है, क्या इसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की गई? यह बात गलत है, बल्कि आपके स्कंद गुप्त ने हूणों शासकों को हराया था। कौन शासकों को? इसी के द्वारा हूणों शासकों को जब पराजित किया, हूणों शासकों को जब यहाँ पर स्कंद गुप्त ने क्या किया था, पराजित किया था, तब इसने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। बल्कि इसने पुष्य मित्रों को नहीं हराया था, बल्कि इसने हूणों शासकों को हराया था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। फिर इसके अनुसार ऑप्शन केवल ए ही यहाँ पर क्या माना जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही माना जाना चाहिएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो गुप्त वंश में हम लोगों को नेक्स्ट प्रश्न देख रखा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का हम लोगों को एक लेख देखने को मिलेगा। यानी उस शासक के बारे में मुख्य रूप से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। एक्चुअली लेख का मतलब ये हो सकता है शाहजहां, दारा शिको, शाहजहां के बाद दारा शिको, यहाँ पर अकबर देख रखा है, या फिर जहांगीर। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? देखिएगा, पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पर मुगल डायनेस्टी आप लोगों को दे के रखा है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, मुगल वंश हम लोगों को जो यहाँ पर दे के रखा है। तो यदि मुगल वंश का शासक कौन हुआ, जो संस्थापक माना गया, वो बाबर का समयकाल हमें 1526 से लगाकर 1530 तक यहाँ पर देखने को मिलता है। बाबर के बाद उसका बेटा शासक बनेगा, इसका नाम था हुमायूं, और हुमायूं दिल्ली की राजगद्दी पर 1530 से लगाकर 40 तक बैठा। क्योंकि ये जो बीच वाला समय हुआ करता था, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक सूरी वंश आ चुका था। कौन सा वंश? हम लोगों को एक सूरी वंश देखने को मिला, और यह सूरी वंश का समयकाल 1540 से लगाकर तो हमें 55 तक यानी 55 तक यहाँ पर जो देखने को मिलता है। यही सूरी वंश का जो संस्थापक माना गया था, यही सूरी वंश का जो संस्थापक का श्रेय दिया जाना चाहिएगा, वह शेर शाह सूरी को जाता है। किसको? शेर शाह सूरी को यहाँ पर जाता है। यही ने सूरी वंश की भारत में स्थापना किया था। जब यह शेर शाह सूरी, ये जो सूर्यवंश जो समाप्त हुआ, इसके बाद फिर से दिल्ली की राजगद्दी पर हुमायूं बैठा, और हुमायूं फिर से आपके 1555 से लगाकर 56 तक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। इसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर बैठा। तो ये अकबर का समयकाल हमें 1556 से लगाकर तो 1605 तक इसका समयकाल हम लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। फिर ये अकबर के बाद हम लोगों को यहाँ पर जहांगीर बना। कौन बना? जहांगीर बना। तो जहांगीर का समयकाल 1605 से लगाकर, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1627 तक यह शासक बनता है। जहांगीर के बाद फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां बना। कौन बना? शाहजहां बना, और शाहजहां का समयकाल 1627 से लगाकर तो 1658 तक हमें मुख्य रूप से भारत के इतिहास में शाहजहां का समयकाल देखने को मिलता है। जब ये शाहजहां दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, उसके बाद शाहजहां के बाद इसका वारिस औरंगजेब हम लोगों को देखने को मिला, और यह औरंगजेब का समयकाल 1658 से लगाकर तो 1707 तक हमें औरंगजेब का समयकाल भारत वर्ष में देखने को मिलता है। जैसे ही यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु होती है, यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, यदि डियर स्टूडेंट पूछ लेगा, इन अ प्लेस ऑफ दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। यहीं पर औरंगजेब की क्या हो गई थी, मुख्य रूप से मृत्यु हम लोगों को देखने को मिली। जब यहाँ पर औरंगजेब की जो मृत्यु थी, उस समय 4 इसके प्रमुख बेटे हुआ करते थे। उसके बाद औरंगजेब के बाद जो शासक बनता है, जो शासक बनता है, वो बहादुर शाह प्रथम क्या एक शासक बना। ये जो बेटा हुआ करता था औरंगजेब का। देखिएगा, जैसे ही औरंगजेब की यहाँ पर मृत्यु होती है, तो ऐसा माना जाता है कि
डाउनफॉल ऑफ मुगलिया डायनेस्टी, यानी मुगलों का अंत समय अब क्या हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था, जैसे ही यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर मौर्य वंश में हम लोग जब स्टार्ट किए तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर या ये जो आप लोगों का जहांगीर का समयकाल को चित्रकारिता चित्रकारिता का चित्रकारिता का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। अकबर के समयकाल को यहाँ पर साहित्य का स्वर्णिम काल, कौन सा समयकाल, साहित्य का जो स्वर्णिम काल कहा गया है, आप सभी को याद होना चाहिएगा। वहीं लेकिन यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि चित्रकारिता कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो हुमायूं का जो समयकाल था, हुमायूं के समयकाल में हमें चित्रकारिता चित्रकारिता प्रारंभ होती हुई दिखाई देती। अब देखिएगा, मैंने इतना सारा मुगल डायनेस्टी में आप लोगों को समझाया, लेकिन समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक का लेख देखने को मिला, तो हमें ये जहांगीर का लेख देखने को मिला। किस शासक का, जहांगीर का हमें लेख जो देखने को मिलता है, ये जहांगीर के साथ हमें बिरबल बिरबल का हमें लेख देखने को मिलता है। और बिरबल को यहाँ पर महेश दास कहा है, क्या कहा गया है, इसी प्रयाग प्रशस्ति में बिरबल का हमें नाम महेश दास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पूरा डाटा आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं, और हमारे सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा, यानी जहांगीर। चलिएगा बढ़ते हैं ये नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख रखा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। नेपोलियन भारत का किस शासक को कहा जाता है, आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो कहीं ना कहीं सीधा आंसर हम लोगों को हम लोग पहले से जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन। अब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, यदि यह प्रश्न तो हम लोगों से सीधा तो नहीं पूछ सकते, लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसके द्वारा क्या कार्य किए गए थे, जो प्रयाग प्रशस्ति, यह प्रयाग प्रशस्ति का जो लेख आप लोगों को हरिशेन के द्वारा जो लिखाई ये दिखाई देता है, जैसा माना जाता है कि ये प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा लिखा है कि यही समुद्र ये गुप्त के द्वारा 9 शासक ये आपके उत्तर भारत के हुआ करते थे, उत्तर भारत के हुआ करते थे, इन सभी शासकों को इस समुद्रगुप्त ने यहाँ पर पराजित किया था। वहीं पर 12 शासक दक्षिण भारत के हुआ करते थे, तो दक्षिण भारत के शासकों को यहीं पर समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और यहाँ पर 18 आठविक शासकों को क्या किया था, 18 आठविक शासकों को इसने पराजित किया था। अब ये आठविक शासक का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने जौनपुर का नाम सुना होगा, यूपी में एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम है जौनपुर। और हमारे मध्य प्रदेश में हमारा जबलपुर, ये जो हमारे मध्य प्रदेश में जो जबलपुर हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के बीच में यहाँ पर ये जो पूरा जंगल का क्षेत्र है, ये पूरा उस समय एक पूरा जंगल का क्षेत्र हो, यहाँ पर हम लोगों को जो देखने को मिलता है। तो ये जो मुख्य रूप से जो जंगल में जो शासक रहते थे, जो मुख्य रूप से जंगल में जिनका निवास स्थान हम लोगों को देखने को मिलता है, उन सभी शासकों को क्या कहा जाता है, उन्हें आठविक शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आठविक शासक कहा जाता है। तो 9 शासक को तो इसने उत्तर भारत में हराया, 12 शासकों को यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पराजित कर रहा है, और 18 आठविक शासकों को पराजित किया। यह जितने युद्ध में शामिल हुआ सभी को इसने जीता। तभी एक वी एस स्मिथ ने इसी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। क्या कहा था, भारत का नेपोलियन। तो यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो फिर राइट आंसर होगा कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वहीं पर लच्छवी दोहित्र इनकी माता का नाम हुआ करता था, लच्छवी। तो लच्छवी दोहित्र भी यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। तो ये भारत का नेपोलियन और लिच्छवी दोहित्र, ये दोनों उपनाम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है,
कि किस गुप्त राजा को देवगुप्त कहा गया है। देवगुप्त हमें किस राजा का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिएगा, यदि गुप्त डायनेस्टी में यदि आप लोगों से देवगुप्त के बारे में पूछ लेगा या फिर परम भागवत या विक्रमार्क, देखिएगा एक विक्रमार्क, कौन सा टाइटल, एक विक्रमार्क यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा या फिर आप लोगों से देवगुप्त कौन सा पूछ लेगा, देवगुप्त या परम भागवत, परम भागवत, परम भागवत, ये सभी टाइटल, और एक शिकारी, कौन सा टाइटल, शिकारी, ये चारों ही यहाँ पर उपनाम किसके दिखाई पड़ते हैं। तो फिर राइट आंसर होगा कि ये चारों उपनाम हम लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के हम लोगों को ये टाइटल यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। एक यहाँ पे सवाल जो पूछ सकता है कि इसे परम भागवत कहा जाता है, तो परम भागवत का मुख्य कारण क्या है, इसे परम भागवत क्यों कहा जाता है। देखिएगा, जो गुप्त वंश हुआ करता था, तो गुप्त वंश का जो मुख्य धर्म, जो मुख्य रिलीजन, जो मुख्य धर्म हुआ करता था वो शिव धर्म हुआ। कौन सा हुआ, शिव धर्म हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करता था, इसने शिव धर्म की बजाय यहाँ पर भागवत धर्म को स्वीकार किया था। भागवत धर्म, भागवत धर्म यानी मुख्य रूप से ये वैष्णव धर्म का उपासक था। कौन से धर्म का, वैष्णव धर्म का यह मुख्य रूप से यहाँ पर उपासक माना गया। तभी जब इसने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था, परम भागवत यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आप सभी को इतना सारा यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिला है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां पर स्थित है। दशावतार मंदिर हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिएगा, संपूर्ण भारत में यदि हम लोगों को जो मंदिर बनाने की शैली कब से प्रारंभ हुई, यदि एग्जामिनर ये सवाल पूछ लेगा तो फिर राइट आंसर होगा कि गुप्त जो साम्राज्य था तभी संपूर्ण भारत में हमें यहाँ पर मंदिर बनाने की शैली हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर संपूर्ण भारत में हमें जो मंदिर बनाने की शैली कब से देखने को मिली, यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि ये जो संपूर्ण भारत में मंदिर बनाने की शैली का जन्म कब हुआ था, फिर होगा कि गुप्त वंश के समय काल में हुआ था। और गुप्त वंश के सभी मंदिर हम लोगों को यहाँ पर मुख्य रूप से द्रविड़, ये नागर शैली में देखने मिले। कौन शैली में, नागर शैली में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिएगा, यह हम लोगों को दशावतार हम लोगों को यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिला। और यह दशावतार मंदिर हम लोगों को कहाँ पर, झांसी यूपी में देखने को मिला है। कहाँ पर, झांसी यूपी में हम लोगों को यह देखने को मिलेगा। यह एक गुप्तकालिक मंदिर है। यह ऐसा पहला मंदिर था, यह ऐसा पहला मंदिर हुआ करता है जिसका शिखर बना हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। यानी नॉर्थ इंडिया में ऐसा पहला मंदिर था जिसका शिखर हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोगों को एक लक्ष्मण मंदिर, कौन सा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये यूपी का एक फेमस, एक हमें यहाँ पर आपका मंदिर देखने को मिलता है जिसका नाम ये लक्ष्मण मंदिर। यह भी एक गुप्त काल में नागर शैली में बना हुआ मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। वहीं पर हमारे जो मध्य प्रदेश में एक तिगवा का, कौन सा, तिगवा का विष्णु मंदिर, और ये जो तिगवा का ये जो विष्णु मंदिर है हम लोगों को जबलपुर में देखने को मिला। कहाँ पर देखने को मिला, जबलपुर में देखने को मिलेगा। वहीं पर यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में। एक और मंदिर यहाँ पर है जो भगवान शिव से समर्पित है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। एटलीस्ट ये 3 मंदिर आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। यहाँ पर हमें 3 प्रकार की जो मंदिर की शैली देखने को मिलती है। एक तो हमें नागर शैली यहाँ पर देखने को मिलती है, एक हमें वेसर शैली, कौन सी शैली देखने को मिली, वेसर शैली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक हम लोगों को द्रविडियन शैली, कौन सी शैली, द्रविडियन शैली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिएगा, यह है प्यारा भारत, और जब इस प्यारे भारत में आप लोग इन्हीं तीनों प्रकार की शैलियों को देखेंगे और इसी प्यारे भारत में आप लोगों को मंदिरों की 3 प्रकार की शैलियां देखने को मिलेगी। ये जो पूरा व्यापक क्षेत्र है ये हमारा नॉर्थ इंडिया है। यहाँ पर हम लोगों को नागर शैली देखने को मिलती है, नागर शैली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है।
और ये जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है कि यही नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र के बाद में जो जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत क्या हो जाता, प्रारंभ हो जाता है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए, यानी जो दक्षिण जो द्रविडियन शैली के मंदिर यहाँ पर प्रारंभ होते हुए हम लोगों को जो दिखाई पड़ते हैं, यही वाले हिस्से में हम लोगों को यहाँ पर, यही वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हम लोगों को वेसर शैली देखने को मिली। कौन सी शैली? वेसर शैली देखने को मिली। और यहाँ पर एक कौन सा वंश हुआ करता था? एक पल्लव वंश हुआ। कौन सा वंश देखने को मिला? एक पल्लव वंश देखने को मिला। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में जो द्रविडियन शैली के मंदिर जो हम लोगों को जो बनते हुए प्रारंभ होते हुए दिखाई दिए, वो पल्लव वंश में देखने को मिले। लेकिन जो श्रेष्ठ मंदिर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो श्रेष्ठ हम लोगों को मंदिर देखने को मिलते हैं द्रविडियन शैली में बने हुए, वो हम लोगों को चोल वंश में दिखाई पड़ते हैं। कौन से वंश में? तो जवाब होगा फिर चोल वंश में बनते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना सारा आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और गुप्तकालीन दशावतार मंदिर हम लोगों से सवाल पूछा था, और गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर हम लोगों को सवाल पूछा था कहाँ पर जो देखने को मिलता है, देवगढ़ में, तिगवा में, भीतरगांव में, या फिर यहाँ पर सिरपुर में। तो हमें देवगढ़ में ये मंदिर दिखाई पड़ता है। आप सभी को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, एक हमें दशावतार मंदिर जो देखने को मिला, एक लक्ष्मण मंदिर और एक तिगवा का विष्णु मंदिर। एक जो यहाँ पर भूमरा का शिव मंदिर, आप लोग लिख लेना, भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का जो शिव मंदिर हमें देखने को मिलेगा नागोद उज्जैन में। नागोद मध्य प्रदेश के हमें उज्जैन में एक गुप्तकालिक मंदिर जिसका नाम है भूमरा का शिव मंदिर, ये भी गुप्तकालिक मंदिर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से सालोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को, एक सालोन के एक राजा हुए जिनका नाम था बौद्धवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की यह अनुमति किस शासक के द्वारा यहाँ पर दी गई थी? देखिएगा, विहार का मतलब क्या होता है? विहार का मतलब होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो ये बौद्ध भिक्षु के जो निवास स्थान होता है, तो बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? यहाँ पर विहार कहा जाता है। और यहाँ पर सिलोन मतलब जो वर्तमान में श्रीलंका है, सिलोन मतलब जो वर्तमान का जो श्रीलंका हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, उसे पहले क्या किस नाम से जो जाना जाता था? सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति किस शासक के द्वारा दी गई थी? फिर इस सवाल का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर जो अनुमति दी गई थी। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हम लोगों को देखने को मिलेगा? दो प्रमुख शासक, एक का नाम हुआ करता था रामगुप्त और एक शासक का नाम हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। यह दोनों का उल्लेख हम लोगों को, ये जो रामगुप्त और यहाँ पर चंद्रगुप्त ये जो द्वितीय है, इन दोनों का हमें जो उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलेगा? कौन से ग्रंथ में देखने को मिलेगा? देवी चंद्रगुप्तम दे के रखा है, मुद्रा राक्षस, इस जो पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस या मृच्छ कटिकम। ये जो तीन प्रमुख या रत्नी सागर हम लोगों को देख रखा है, इन दोनों का जो हमें उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलेगा? फिर राइट आंसर होगा कि देवी चंद्रगुप्तम में हम लोगों को इन दोनों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ये जो मुद्रा राक्षस, कौन सी पुस्तक? मुद्रा, ये जो राक्षस है ये पुस्तक किसकी है? तो ये भी गुप्त काल के समय काल की जो पुस्तक है, जिसके रचयिता यहाँ पर विशाखादत्त कौन माने जाते हैं? विशाखादत्त। और ये जो फेमस ग्रंथ था जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है, फिर राइट आंसर होगा विशाखादत्त। ये भी विशाखादत्त के द्वारा ही लिखी गई। और गुप्तकालीन हमें कई जो पुस्तक देखने को मिलती हैं, एक यहाँ पर मृच्छ कटिकम, यह बुक देखने को मिली, एक ग्रंथ देखने को मिला जिसके रचयिता कौन माने जाते हैं? फिर जवाब होगा शूद्रक। कौन माने गए? यहाँ पर शूद्रक माने जाते हैं।
वहीं पर आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि एक सूर्य सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है? सूर्य सिद्धांत हम लोगों को, यह भी एक प्रकार का ग्रंथ है और यह किसके द्वारा लिखा गया? फिर जवाब होगा आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट के द्वारा यह मुख्य रूप से लिखा जाता है। एक और जो जो पुस्तक देखने को मिलती है गुप्त काल की, कामसूत्र, और ये कामसूत्र जो जो पुस्तक के रचयिता कौन है? वात्सायन। कौन माने जाते हैं? वात्सायन माने जाते हैं। एक और फेमस बुक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा, जिसका नाम है नीति सार। क्या नाम है? नीति सार। एक पुस्तक हम लोगों को देखने को मिलती है जिसके रचयिता हमें कामदक, कौन देखने को मिले? कामदक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम लोगों को सवाल पूछा था कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों का उल्लेख किस ग्रंथ में हम लोगों को देखने को मिलता है? तो देवी चंद्रगुप्तम के एक ग्रंथ हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके रचयिता कौन माने गए? जिसके रचयिता यहाँ पर विशाखदत्त माने जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को दोनों का उल्लेख देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रहा है कि महरौली का स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये जो महरौली का स्तंभ कहाँ पर देखने को मिलेगा? चार ऑप्शन आप सभी को यहाँ पर देख के रखे हैं, या आपका उज्जैन, विदिशा, बेराट या मंदसौर। महरौली का स्तंभ, तो महरौली का स्तंभ कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये उज्जैन ऑप्शन में दे के रखा है, विदिशा दे के रखा है, बेराट या फिर मंदसौर। देखिएगा, मैं माफी चाहूंगा, एक मंदसौर को आप काटकर एक दिल्ली यहाँ पर लिख सकते हैं, तो दिल्ली इस सवाल का राइट आंसर होगा। दिल्ली में हम लोगों को ये महरौली स्तंभ दिखाई देता है। महरौली आपका स्तंभ, महरौली का लोह स्तंभ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो इस सवाल का राइट आंसर मंदसौर, एक ऑप्शन कोई सा भी आप काट सकते थे। दिल्ली में हम लोगों को यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है कि भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को फाइयान यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुस्तकालय का नाम क्या हुआ करता था? देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जो विद्यालय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, और इसमें जो पुस्तकालय हुआ करता था जिसका नाम हम लोगों से यहाँ पर पूछा है, क्या नाम हुआ करता था? यहाँ पर धर्मगंज दे के रखा है, रत्नोदधि, रत्नासागर या रत्नरंजक। क्या उस पुस्तकालय का क्या नाम हुआ करता था? हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। देखिएगा, ये जो रत्नोदधि, रत्नासागर और रत्नरंजक हुआ करते थे, ये तीनों ही यहाँ पर नालंदा में, जो नालंदा विश्वविद्यालय हम लोगों को ये जो देखने को मिलता है, विश्वविद्यालय देखने को मिलता है, इसके भवन, यह मुख्य रूप से तीनों क्या हुआ करते थे? भवनों के नाम है। भवनों के नाम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो पुस्तकालय का क्या नाम हुआ करता था? फिर राइट आंसर होगा धर्मगंज। क्या देखने को मिलेगा? धर्मगंज, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि विक्रमादित्य के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? ये हम लोगों से सवाल पूछा है। देखिएगा, विक्रमादित्य के दरबार मतलब जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय हुआ करता था, उन्हें ही किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से। तो उनके दरबार में एक चिकित्सक हुआ करते थे जिनका क्या नाम हुआ करता था? आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। ठीक है, भास्कर नाम हुआ करता था, या फिर आर्यभट्ट, या फिर धनवंतरी, या फिर सुश्रुत। आपको बताना है क्या नाम उनका हुआ करता था। ठीक है, देखो, हमें संपूर्ण भारत के इतिहास में, संपूर्ण भारत का यदि हम लोग इतिहास पढ़ें तो हमें यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पर जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय हुए, यहाँ पर जो इनके दरबार में 9 रत्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये भी शासक थे जिनके दरबार में हम लोगों को यहाँ पर मुख्य रूप से 9 रत्न देखने को मिले। और कौन कौन से 9 रत्न हुआ करते थे? देखिएगा, एक हमारे पास में एक 9 रत्न हुआ करते थे धनवंतरी। कौन हुआ करते थे? धनवंतरी देखने को मिले। एक हमें 9 रत्न यहाँ पर यह जो मुख्य रूप से अमर सिंह देखने को मिलते हैं, तो अमर सिंह भी 9 रत्नों में शामिल थे। एक हरिसेना, कौन सा व्यक्ति? हरिसेना शामिल था। यहाँ पर मुख्य रूप से कालिदास शामिल थे, कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में शामिल थे।
कालिदास का उल्लेख देखने को मिलता है। एक हमें सकू का कौन सा देखने को मिलेगा, एक सकू का हम लोगों को देखने को मिला। एक कदाप नका, कदाप नका एक और रत्न हुआ करता था, ये भी जो मुख्य रूप से 9 रत्नों में शामिल था। इसके बाद हमें यहाँ पर वराह मिहिर कौन देखने को मिले, वराह मिहिर देखने को मिले। और यहाँ पर एक आप लोगों का वराहमिहिर के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक तिलभट कौन देखने को मिला, एक तिलभट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक वर रुचि कौन देखने को मिलेगा, वर रुचि। ये जो हुआ करते थे वर रुचि, तिलभट, वराहमिहिर, ये नका, सकू, कालिदास, हरिसेना, जामर सिंह और धन्वंतरी, ये 9 प्रमुख हमें 9 रत्न दिखाई पड़ते हैं। एक 9 रत्न हम लोगों को यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में हम लोगों को ये दिखाई पड़ते हैं। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, हम लोगों से सवाल पूछा था कि विक्रमादित्य के जो दरबार में एक जो चिकित्सक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे। फिर राइट आंसर होगा कि धन्वंतरी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ में ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि 9 रत्न और कहाँ पर हुआ करते थे, जब ये अकबर शासक बना था तो अकबर के समय काल में हमें यहाँ पर 9 रत्न देखने को मिलते हैं। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वही यहाँ पर ये अकबर के बाद में एक यहाँ पर श्री कृष्ण देव राय, श्री कृष्ण देव राय, तो श्री कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख शासक माने गए, जिनके दरबार में हमें अष्ट दिग्गज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और वहीं पर महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में हमें यहाँ पर जो 8 प्रधान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये संख्याएं भी आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, हमारे सवाल का जो राइट आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, यानी धन्वंतरी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, गुप्त वंश की स्वर्ण जो मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, शतमान नाम से जाना जाता था, कारशापण, रूपक या फिर दिनार, किस नाम से जाना जाता था। देखिएगा, एक मुख्य रूप से एक शासक हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ करता था, इसी शासक ने क्या किया था, अपने समय काल में एक विवाह नामक कोइन चलाए थे। कौन से कोइन चलाए थे, एक विवाह नामक कोइन चलाए थे। फिर शासक और एक प्रकार के राजा रानी सिक्के, कौन से, राजा रानी प्रकार के कोइन चलाए थे। तो यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि गुप्त काल में किस शासक के द्वारा एक विवाह कोइन या फिर राजा रानी सिक्के का प्रचलन था, तो फिर जवाब होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय काल में हमें देखने मिले। लेकिन जब समुद्रगुप्त जब शासक बनता है तो इसके समय काल में हमें एक युद्ध कोइन, कौन से कोइन, युद्ध नामक सिक्के देखने को मिले हमें। गरुड़ रूपी, कौन से सिक्के, गरुड़ रूपी हम लोगों को सिक्के यानी कोइंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वही यहाँ पर हमें वीणा रूपी सिक्के, कौन से रूपी, वीणा रूपी हमें कोइंस यानी सिक्के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन हम लोगों से सवाल पूछा है कि गुप्त वंश में जो स्वर्ण मुद्राएं थी उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उन्हें दिनार कहा जाता था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देख रखा है कि चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की दूसरी कैपिटल कहां पर शिफ्ट किया था। ठीक है, 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। पाटलिपुत्र हम लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका उज्जैन, मथुरा या फिर सारनाथ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि ये जो चंद्रगुप्त हुआ, यहाँ पर मुख्य रूप से जो चंद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम आप लोग मान सकते हैं, या पूरे गुप्त साम्राज्य में, पूरे गुप्त साम्राज्य की 3 प्रमुख राजधानियां हम लोगों को देखने को मिलेगी। पहली हम लोगों को यहाँ पर पाटलिपुत्र देखने को मिली, कौन सी कैपिटल, पाटलिपुत्र देखने को मिली। दूसरी कैपिटल हम लोगों को यहाँ पर उज्जैन देखने को मिलती है। और तीसरी कैपिटल हम लोगों को यहाँ पर एक कैपिटल जिसका नाम था अयोध्या हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दूसरी कैपिटल चंद्रगुप्त के द्वारा शिफ्ट किया गया था। इस सवाल का राइट आंसर है उज्जैन में हम लोगों को यह देखने को मिलेगी। लेकिन याद आप लोगों को होना चाहिए कि पूरे गुप्त वंश में 3 राजधानियां
हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र ये आपके उज्जैन और आपके अयोध्या, और मुख्य रूप से यह सरयू नदी के तट पर बसी है। आप लोगों को इतना याद यहाँ पर होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख के रखा है, एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में हो जाएगा कि पंचतंत्र, ये जो पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा या रैदास के द्वारा? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि विष्णु शर्मा के द्वारा यह बुक लिखी गई है। तो जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं इस क्लास के अंतिम प्रश्न में, और आप सभी के लिए होमवर्क में रहेगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे इस सवाल का राइट आंसर बताना है। सवाल जो आप लोगों को दे के रखा है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से एक कर रहित कृषि, कर रहित एक एक कृषि हुआ करती थी, जो भूमि दान में दी जाती थी। किनको ये भूमि दान में दी जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, या फिर दरबारियों को क्या यह दान में दी जाती थी? दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इस सवाल का मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है। गुड बाय।